दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कुर्की जब्ती, और जैसे ही आप आर्बिट्रेशन का केस हार जाते हैं तो पुलिस या फिर बैंक के स्टाफ या फिर रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आकर आपके घर से सामान उठाकर ले जाते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में आपको क्लियर समझाने वाला हूँ कि बेसिकली आर्बिट्रेशन क्या होता है और स्पेशली क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जाता है और इसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं और किस तरीके से आपको अभी तक सही जानकारी नहीं थी, जिस वजह से आप आर्बिट्रेशन को लेकर आपके मन में काफ़ी डर बैठा हुआ था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में नेगेटिव बातें फैली हुई हैं, जिसके बारे में सही और प्रॉपर जानकारी किसी को नहीं है। इवन लोगों को तो ये लगता है कि आर्बिट्रेशन का मतलब ही होता है कुर्की जब्ती, जो कि बड़े बड़े अपराधियों के साथ होता है। जब वो फरार हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके घर से दरवाजे चौखट सब निकाल के ले जाते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट करना कोई अपराध नहीं है। आप कोई अपराधी नहीं हो, आप कोई चोर नहीं हो, आप कोई फ्रॉड नहीं हो। आपके साथ फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई है, आपकी जॉब लॉस हुई है, आपका बिजनेस जो है वो लॉस हुआ है, इस वजह से आप क्रेडिट कार्ड का 1000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ, ये कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं बेसिकली कि आर्बिट्रेशन। सबसे पहले तो आप ये समझ लो आर्बिट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आर्बिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं समझौता। समझौता, मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब ये कि आपने देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को दुश्मन देश एक दूसरे को मानते हैं। न इंडिया का टीम पाकिस्तान जा सकता है, ना ही पाकिस्तान के टीम को अलाउ है इंडिया आना। अगर दोनों के बीच में क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाना होता है, जब दोनों के बीच में मैच करवाना होता है तो कहाँ करवाया जाता है? किसी ऐसे तीसरे देश में, जैसे दुबई हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये क्या होता है? मध्यस्थता, कि दोनों जब दो चीज़ों में डिस्प्यूट होती है तो कहीं तीसरे जगह पे जाकर उसके सॉल्यूशन को ढूंढना ही यहाँ पे आर्बिट्रेशन कहा जाता है। तो जैसे ही अगर आप क्रेडिट कार्ड का अपना बिल काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रखते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, आपका कार्ड NPA हो जाता है और बैंक के रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, रिकवरी एजेंसीज़ के द्वारा आपसे बार बार कांटेक्ट किया जाता है, बार बार पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बार बार उनके कहने के बावजूद भी, बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भी, हालांकि वो सभी नोटिस जो है कंप्यूटर से टाइपेड होते हैं, वो कोई लीगल या फिर कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बस एक नोटिस, एक फॉर्मेलिटी होता है ताकि उनके पास ये एक प्रूफ रहे कि हाँ हमने कस्टमर को एक्नॉलेज किया था, उनको इन्फॉर्मेशन दिया था। तो जब बैंक के सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं, रिकवरी के सारे प्रोसेस जब उनको लगते हैं कि अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, रिकवरी एजेंसी जब हाथ खड़े कर देती है, ठीक है, इवन जब बैंक सेटलमेंट भी ऑफ़र कर देता है यूजर्स को, क्रेडिट कार्ड होल्डर को, कि ठीक है आप सेटलमेंट का ऑफ़र लेकर अपने अकाउंट को क्लोज कर लो, लेकिन वहाँ भी अगर कस्टमर डिनाई कर देता है, वो सेटलमेंट ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर उनका कुछ इंटेंशनली वैसा इशू रहा हो या फिर उनके साथ रियल में पैसों की प्रॉब्लम है और इतना उनका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है कि वो अपने कार्ड का सेटलमेंट तक नहीं करा सकते हैं, तो अब जो है यहाँ पे बैंकों के पास, अब चूँकि उनको भी अपने बैलेंस शीट को क्लियर करना होता है। ठीक है, हर साल जो है 1 अप्रैल से उनका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो ऐसे में 31 मार्च से पहले पहले उनके जो भी ऐसे NPA अकाउंट्स हैं उनको क्लियर करना उनकी मजबूरी होती है। नहीं तो क्योंकि बैंक का जो रिपोर्ट है, सालाना रिपोर्ट, ये RBI के पास जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाती है, तो ऐसे में बैंक का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि इसमें इसके बहुत सारे जो भी केसेस हैं वो पेंडिंग है, बैंक उसका सही से निपटारा नहीं कर रहा है। तो उससे निपटने के लिए जो है बैंक यहाँ पे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस इनिशिएट करता है। और आर्बिट्रेशन बेसिकली आपको जो बैंकिंग में टर्म होता है JFM, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी क्रूशियल होते हैं। इसमें जो है बैंक के स्टाफ को काफ़ी प्रेशर रहता है क्योंकि उनको अब आने वाले नए फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयारी करनी होती है, उनको रिपोर्ट बनाना होता है। तो ऐसे में सेटलमेंट ऑफ़र देने के बावजूद अगर कोई कस्टमर सेटलमेंट नहीं करता है, अपने क्रेडिट कार्ड पे आगे कोई किसी प्रकार का कुछ एक्शन नहीं लेता है, तो यहाँ जो है बैंक अपनी ओर से जो है आर्बिट्रेशन का आपको नोटिस भेजती है। आप समझ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन में होता क्या है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि जब दो अलग अलग दोनों में दुश्मनी होती है तो कहीं तीसरे जगह पे कुछ समझौता किया जाता है।
आपने गांव में देखा होगा, जब दो परिवारों में लड़ाई होती है तो लोग कहाँ जाते हैं? सरपंच जी के पास, इस उम्मीद में कि सरपंच जी बिल्कुल सही फैसला करेंगे, कौन सही है कौन गलत है, और एक मिनिमम से मिनिमम तरीके से उसका सॉल्यूशन तुरंत कर दिया जाएगा। तो आर्बिट्रेशन बेसिकली एक सरपंच पंचायत होता है जिसमें जो आर्बिटर्स होते हैं, जैसे कि हिंदी में जो मैंने सरपंच कहा, तो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जो आर्बिटर होते हैं ये होते हैं या तो हो सकते हैं किसी कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनको काफ़ी लंबा एक एक्सपीरियंस रहा हो और वो अब रिटायर्ड हैं, वो घर पे बैठे हैं, या फिर कोई ऐसे एडवोकेट जिनको एक लंबा 10-12 साल का जो है किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर उनको जो है इस चीज़ का फाइनेंशियली नॉलेज हो। अब देखो यहाँ पे केस ये होता है, आर्बिटर दो तरीके के होते हैं। एक होता है सरकारी आर्बिटर जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉडी होते हैं, और एक होता है वैसे आर्बिटर जो बैंक उनको सैलरी देता है और वो केवल बैंक के काम के लिए ही रखते हैं। नॉर्मल आर्बिटर जो होते हैं, जो सरकारी आर्बिटर होते हैं, वो केवल बैंकिंग का ही नहीं, वो हर चीज़ का केस देखते हैं। तलाक का मैटर हो गया वो देखते हैं, ज़मीन का कुछ जायदाद का मैटर है तो उसमें भी वो अपना आर्बिट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जो सरकारी और गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जो आर्बिटर होते हैं वो लगभग हर तरीके का जो भी नॉन क्रिमिनल मैटर होता है, क्योंकि क्रिमिनल में तो यहाँ पे समझौते का कोई उम्मीद है नहीं। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो यहाँ पे समझौता का संभावना कुछ है नहीं, आपको तो सज़ा मिलेगी क्योंकि आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। लेकिन जो भी सिविल सूट के मैटर होते हैं जिसमें जेल जाना नहीं होता है, जिसमें एक तरीके से या तो जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है या फिर एक तरीके से समझौता किया जाता है, तो सिविल सूट वही होता है। जब पति पत्नी के बीच में अगर मान लो कि अनबन चल रही हो, उनको एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, उनको तलाक लेना है, तो रिजल्ट कुछ भी आए, नतीजा कुछ भी आए, लेकिन उसमें से कोई अगला बंदा जेल तो नहीं जाएगा कि हाँ तुम तलाक मुझे नहीं दे रहे हो तो या तो पुरुष को या महिला को जेल भेजा जाए, नहीं, क्योंकि ये एक उनका एक सिविल मैटर है। ज़मीन जायदाद को लेकर अगर दो भाइयों के बीच में झगड़ा है तो ऐसा तो है नहीं कि जो भाई कब्जा कर रखा है उसको जेल भेज देंगे, नहीं, उससे छुड़ा कर जो है जिस भाई का ज़मीन रियल में है उसको देंगे। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ना ताकि आप समझोगे कि क्रेडिट कार्ड के ओवर ड्यू को लेकर, क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्ट को लेकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो भाई यहाँ पे आपने कोई क्राइम नहीं किया है, यहाँ पे पैसे का मैटर है आपका और क्रेडिट कार्ड कंपनी, क्रेडिट कार्ड बैंक के बीच यहाँ पे पैसे का भुगतान का मैटर है। तो यहाँ पे कोई क्राइम और क्रिएट नहीं हुआ है, कोई मर्डर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जेल जाने की तो कोई बात है ही नहीं। या तो आपको उनका बकाया देना होगा या फिर जो भी जुर्माना, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको जुर्माना देना होगा। यहाँ पे सज़ा, जेल ऐसा कोई वर्ड हो ही नहीं सकता है। तो इससे तो एक कन्फ्यूज़न ये दूर हो गया कि आपके क्रेडिट कार्ड में आप डिफ़ॉल्ट किया, आपने कुछ भी कैसा भी बुरा से बुरा सिचुएशन हो गया, यहाँ पे जेल जाने वाली नौबत या फिर यहाँ पे कोर्ट के द्वारा किसी को जेल की सज़ा नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होता है समझौता, मध्यस्थता। तो आर्बिट्रेशन में यही होता है कि दो तरह के आर्बिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट और एक जो बैंक प्राइवेट अपने एम्प्लॉय रखते हैं, किसी रिटायर्ड जज को रख लिया या फिर किसी एक्सपीरियंस एडवोकेट को रख लिया। अब यहाँ पे कस्टमर को क्या करना होता है, यहाँ पे कस्टमर के बिना रजामंदी के कोई भी बैंक आर्बिट्रेशन नहीं कर सकता है। कोई भी आर्बिटर का फैसला दोनों की रजामंदी से ही हो सकता है। अगर मान लो क्योंकि अगर बैंक ने अपना आर्बिटर ही रख लिया बिना कस्टमर की रजामंदी से, तो चूंकि वो जो आर्बिटर है, जो वो सरपंच है, वो तो उस बैंक से सैलरी ले रहा है, उस बैंक से पैसे ले रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है वो उसी बैंक के हक में ही फैसला देगा, वो उसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के हक में ही फैसला देगा। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, ठीक है, तो आपको अपनी ओर से यहाँ पे सतर्कता रखना है और आपको ऐसे आर्बिटर का आर्बिट्रेशन में आपको राजी नहीं होना है जो बैंक के द्वारा ही ऑथोराइज्ड हो। आपको अपना एक स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आर्बिटर्स होते हैं उनके थ्रू आपको आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जाना होगा, जहाँ पे आपको सही मायने में कम से कम रेट पे, यहाँ पे सेटलमेंट से भी कम रेट में जो है आपका क्रेडिट कार्ड का जो यहाँ पे इतने दिनों से जो ड्यू चल रहे हैं वो सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुर्की और जब्ती जैसा कोई भी चीज़ होता ही नहीं है। आर्बिट्रेशन में बेसिकली एक सरपंच की तरह फैसला होता है कि हाँ आपने इतने दिनों से पेंडिंग रखा है, आपने इसका कार्ड यूज किया है तो आप इसका 10% पे कर दो, 5% पे कर दो, क्योंकि वो वहाँ पे समझते हैं आपकी प्रॉब्लम, आप अपना प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर करोगे कि आपके साथ पैसों की तंगी है, आपकी जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अगर आप वहाँ पे भी राजी नहीं होते हो कि नहीं मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपका वो जो केस है वो ऐसे ही खुला ही रहेगा। बट
आर्बिट्रेशन में 99% जो है फैसले वहीं पे क्लियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको ऐसा ऑफर ही दे देंगे ना कि चलो ठीक है 500 रुपये देकर ख़त्म करो, 101 रुपये देकर ख़त्म करो। ऐसे ऐसे हुए हैं जहाँ पे 11 रुपये देकर यहाँ पे दोनों लोगों के हाथ मिलवाए गए हैं, बैंक का और स्टाफ का, कि चलो ठीक है आज से ख़त्म। इस तरीके से बैंक का भी अपना बैलेंस शीट क्लियर हो गया और कस्टमर के सर पे भी जो इतने दिनों से बोझ बना हुआ था क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का, वो भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है आर्बिट्रेशन में, और जो मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने लाइव देखे हैं, बहुत सारे मैंने आर्बिट्रेशन किए भी हैं, करवाए भी हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये जेल वेल या फिर ऐसा पनिशमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आर्बिट्रेशन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्बिट्रेशन के लिए रेडी हो रहे हो, आपने अपना वहाँ पे रजामंदी दिया है, तो आप मेक श्योर पहले रिसर्च कर लेना कि जो आर्बिटर है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना कि बैंक का स्टाफ या फिर बैंक का एम्प्लॉई। आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका होगा, और आर्बिट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है और इसका क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।